हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज हम अपने रिवीजन सेशन सीरीज में रक्षा, प्रतिरक्षा एवं युद्धाभ्यास यानी कि डिफेंस एंड एक्सरसाइजेस से संबंधित जितने भी एक साल के दौरान करंट अफेयर्स रहे, यानी कि वर्ष 2020 और 2021 के दौरान जितने भी इवेंट्स यहाँ पे रहे हैं और जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें के करके रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से भारत सरकार के द्वारा डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकास कार्य किए गए और भारत के द्वारा जो विभिन्न देशों के साथ जो युद्धाभ्यास किए गए, हम उन्हें एक एक करके हम रिवीजन करेंगे। चूंकि ये सेक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से देखिएगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करने की कोशिश करिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगी कि फ्रेंड, यहाँ पे हम सिर्फ एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आए हैं, ना कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पीएचडी करने आए हैं। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पे हम बात करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देर नहीं करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने में सबसे पहला जो हमारा बात है, जो रिवीजन का पार्ट है, वो है डिफेंस एक्सपो 2022। डिफेंस एक्सपो यानी कि डिफेंस एग्जीबिशन, एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शनी, प्रदर्शनी यानी कि किस चीज़ की प्रदर्शनी? दुनिया के सामने अपनी सैन्य ताकत को दिखाने की प्रदर्शनी। तो भारत जो है अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करेगा वर्ष 2022 में। कहाँ करेगा? गुजरात के गांधीनगर में करेगा, ठीक है। तो डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण जो हो रहा है, वो हो रहा है गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। और इस एग्जीबिशन में देखा जाए, जो कि एक द्विवार्षिक जो है एग्जीबिशन होता है, ये एक द्विवार्षिक कार्यक्रम होता है, यानी कि 2 वर्षों के अंतराल पे किया जाता है। ये इसमें लगभग 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। तो जो कि हम देख रहे हैं कि ये जो एग्जीबिशन है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो देश में सैन्य ताकत प्रणाली का प्रदर्शन किया जाएगा, इसमें इस एग्जीबिशन में दूसरे देश और साथ ही साथ रक्षा सामान बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो इसमें हिस्सा लेंगी। तो एक तरीके से अपने रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह के शब्दों में कहें तो ये जो डिफेंस एक्सपो है वो क्या है? रक्षा महाकुंभ, ठीक है। तो ये जो रक्षा महाकुंभ जो हो रहा है 2022 में 12वां संस्करण कहाँ पे हो रहा है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हो रहा है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसके बारे में बात करें, इस डिफेंस एक्सपो का उद्देश्य क्या है? 2022 का मेक इन इंडिया से दुनिया के लिए आगे बढ़ना और भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ठीक है। ना कि जितना ज़्यादा हम जो आयात करते हैं उस आयात को कम करके, अपनी जो निर्भरता को कम करके एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, मेक इन इंडिया को बल देना और निर्यात को बढ़ावा देना, यही इस डिफेंस एग्जीबिशन का क्या है? उद्देश्य है। अगर ये द्विवार्षिक एग्जीबिशन है तो यानी कि 11वां संस्करण 2020 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में किया गया था। अगर हम डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं और अपनी ताकतों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक रिपोर्ट आती है फ्रेंड, थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, प्रश्न वहाँ से पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया है, सर ने भी बताया होगा। तो वहाँ पे देखिए एक सिप्री की रिपोर्ट आती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है। उस रिपोर्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020 की रिपोर्ट, यानी कि ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर्स 2020 की रिपोर्ट। इस 2020 की रिपोर्ट में जो बताया गया था, अवधि क्या थी? 2016 से लेकर के 2020। तो इस अवधि के दौरान जो है विश्व के जो 5 सबसे बड़े जो सशस्त्र आयात यानी कि हथियार आयात करने वाले देशों में अगर भारत की जो स्थिति की बात करें तो भारत जो है दूसरे स्थान पे, यानी कि सऊदी अरब जो है वो पहले स्थान पे है। वहीं बात करें दूसरे स्थान पे इंडिया यानी कि भारत आ जाता है। तीसरे स्थान पे फ्रेंड मिस्र आ जाता है यानी कि इजिप्ट आ जाता है। और चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। 5वें स्थान पे जो है चीन आ जाता है। यानी कि वर्ष 2016 से 2020 के दौरान जो सबसे ज़्यादा हथियार को आयात करने वाले देशों में सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पे आपको सऊदी अरब है। दूसरे स्थान पे आ जाता है भारत, ध्यान रखिएगा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तीसरे स्थान पे मिस्र है और चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है और अपने 5वें स्थान पे चीन है। ये आयात का हमने बात किया। अगर हम निर्यात की बात करते हैं कि विश्व में जो है वर्ष 2016 से वर्ष 2020 के दौरान किन देशों ने सबसे ज्यादा आयात को निर्यात किया, तो वो कोई और नहीं, आपको पता है, अमेरिका। अमेरिका जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा आयात को निर्यात करने वाला हथियार को निर्यात करने वाला देश है। और वहीं पे देखा जाए जो दूसरे स्थान पे फ्रेंड कोई और नहीं, वो रशिया है। तीसरे स्थान पे फ्रांस आ जाता है, चौथे स्थान पे जर्मनी और 5वें स्थान पे आ जाता है चीन आ जाता है। तो अगर आयात और निर्यात की बात करें हथियारों का तो 5वां स्थान
चीन का है। और निर्यात में देखा जाए तो दूसरे स्थान पे भारत सबसे ज़्यादा जो आपका हथियारों का आयात करता है। लेकिन अगर भारत की निर्यात की स्थिति को देखा जाए कि भारत जो है निर्यात करने में किस पोजीशन पे है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो 24वें स्थान पे है। यानी कि भारत जो है विश्व में हथियारों का 24वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और सबसे ज़्यादा जो भारत निर्यात करता है हथियारों का वो म्यांमार को करता है। ठीक है, म्यांमार को करता है और फिर उसके बाद श्रीलंका को करता है और फिर उसके बाद मॉरिशस को करता है। इस रिपोर्ट में ये बात बताई गई है कि वर्ष 2011 से 2015 और 2016 से 2020 के दौरान जो है सशस्त्रों के जो हथियारों के आयात में भारत ने 33% की क्या किया है, कमी दर्ज की है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 33% की कमी दर्ज की है। जिस तरीके से मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिए जाने की बात कर रही है, देश को जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की जा रही है, उसमें देखा जाए तो हमने निर्यात पे जो है ना निर्यात को कम किया है। इस रिपोर्ट में ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। बात कर लें गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के राज्यपाल कौन है फ्रेंड, आचार्य देवव्रत सिंह। ठीक है, ये सिप्री की रिपोर्ट ध्यान रखेगा। अगला है सार्थक। ठीक है, सार्थक क्या है भाई, ये एक जहाज है जिसको कमीशन किया गया अभी हाल ही में। तो सार्थक की बात करें तो ये एक आत्मनिर्भर भारत का देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है सार्थक। तो यह भारतीय तटरक्षक जहाज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है सार्थक को गुजरात के पोरबंदर में कमीशन किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो ये चूंकि देखा जाए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस जहाज को जो है जो पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में जो कमीशन किया गया है, ये भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बढ़ावा है। और इसमें बात करें इस जहाज के बारे में तो ये जो जहाज है जिसके आप सार्थक की पिक देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसकी जो क्षमता देखा जाए तो 24,050 टन की स्थापित क्षमता वाला 105 मीटर लंबा ये जहाज है, जो कि देखा जाए 9,100 किलोवाट डीजल इंजन द्वारा संचालित है। और तथा इसके बारे में और देखें तो ये 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम है। तो ये जहाज जो है वो देखा जाए काफ़ी ज़्यादा अत्याधुनिक उपकरणों, मशीनरी, हथियारों से और जो सेंसर से काफ़ी ज़्यादा ये सुसज्जित है, काफ़ी लैस है। और इसके बारे में अगर अन्य खूबियों की फ्रेंड बात करें तो ये जो जहाज है वो जो है 5वां अपतटीय गश्ती पोत की श्रृंखला में सार्थक जो है वो 4थे स्थान पे है, जो जो राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा और बचाव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा। तो ठीक है, तो यह जहाज जो है और भी इसकी खासियत क्या है, खोज और बचाव को बढ़ावा देना, समुद्री पर्यावरण को संरक्षित और समुद्री अपराध का मुकाबला करने जैसे कार्यों में काफ़ी ज़्यादा ये सक्षम है। कौन सा, सार्थक। तो ध्यान रखिएगा जो सार्थक है वो एक जहाज़ है, इसको कहाँ कमीशन किया गया है, गुजरात के पोरबंदर में कमीशन किया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जो इंडियन कोस्ट गार्ड की फ्रेंड, तो इसका ध्यान रखिएगा इस समय महानिदेशक कौन है, कृष्णा स्वामी। ठीक है, कृष्णा स्वामी नटराजन जो है वो यहाँ के महानिदेशक हैं भारतीय तटरक्षक बल के। और भारतीय तटरक्षक बल का जो हेडक्वार्टर फ्रेंड है वो नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली है। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा INS ध्रुव। ठीक है, INS ध्रुव की अगर बात करें तो ये भी एक जहाज़ है जैसा कि आप पिक देख रहे हैं। और इसका कोड नेम देखिए क्या है INS ध्रुव का, ये है VC11184। ठीक है, तो ये इसका कोड नेम है INS ध्रुव का। और इसके बारे में बात करें तो ये जो है विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में ध्रुव को आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल किया गया। कहाँ पे किया गया है, विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में इसको कमीशन किया गया है। और ये देखा जाए तो ये जो जहाज है INS ध्रुव भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला एवं समुद्री निगरानी पोत, फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग एंड ओशियन सर्वेलेंस शिप है। ठीक है, तो ये जो है जो बात कर रहे हैं ध्रुव की, यह देश में बना पहला सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग है। इसके समय में देखा जाए तो इसकी खासियतों को देखा जाए तो इससे युद्ध के समय जो दुश्मन जो देश हैं उनसे जो वो अगर किसी मिसाइल से हमारे पे आक्रमण कर रहे हैं तो दुश्मन देशों से जो आती मिसाइल है और जो रॉकेट है उनको ट्रैक करके उनको वहीं पे ये नष्ट कर देगा। ठीक है, तो इस शिप पे देखा जाए
रडार लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रडार लगा हुआ है और ये जो रडार है वो 360 डिग्री पे घूम जाता है और 360 डिग्री पर घूम करके मिसाइल और एयरक्राफ्ट की ट्रैकिंग कर देता है और मौजूदा समय में उसको वहाँ पे क्या करता है, उसी समय इसको नष्ट कर देता है। ये इस मिसाइल की क्या है, ये इस जहाज़ की खासियत है। तो भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए जो सरकार के द्वारा जो किया जा रहा प्रयास है उसमें ये जो INS ध्रुव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बात करें इस प्रकार की नौसेना, भारतीय नौसेना क्षमता से लैस, भारत नौसेना क्षमता से लैस चुनिंदा देशों अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस की श्रेणी में जो है वो शामिल हो गया। तो मौजूदा समय में देखा जाए दुनिया में सिर्फ 4 देशों के ही पास इस तरह की जो है नौसेना मिसाइल सिस्टम मौजूद है। जो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस। और भारत जो कि INS ध्रुव को शामिल करके इन चुनिंदा देशों की श्रेणियों में शामिल हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा स्वदेशी विमान वाहक जहाज विक्रांत। देख लीजिए, ये विमान वाहक जहाज है। ठीक है, विमान को वाहक करता है ये। तो ये क्या नाम है? विक्रांत। तो इसके बारे में ये देखें तो भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक जहाज विक्रांत ने अपना पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। ठीक है, तो ये क्या किया गया है? यह देश में बना और डिज़ाइन किया गया है। भारत का जो सबसे बड़ा युद्धपोत है, जैसा कि आप विक्रांत को देख रहे हैं। और इसमें देखा जाए तो इसकी अगर क्षमता के बारे में बात करें, चूँकि अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा, ठीक है, और तो इसमें देखा जाए, इस जहाज़ पे देखा जाए, जिस तरह से आप इसकी पिक देख रहे हैं, इसमें 30 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर को तैनात किया जा सकता है। इस पर देखा जाए, अगर आपने मिग 29 की जो लड़ाकू विमान उनके बड़े पैमाने पे आप इस पर तैनाती कर सकते हैं। इससे यह देखा जाए यह देश में निर्मित सबसे बड़ा और विशालकाय युद्धपोत है। और यह देखा जाए तो इसका अगर हम उसके बारे में देखते हैं, जो करीब 262 मीटर लंबा है और 62 मीटर चौड़ा है। और यहीं देखा जाए इसका वजन जो है वो 40,000 टन है। ठीक है, अब इसके नाम पे जाते हैं। चूँकि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित इस जहाज का नाम INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जो 1971 के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाए थे। तो जो INS हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो विमान वाहक जहाज विक्रांत की, किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया। उसका जो नाम रखा गया है वो विक्रांत, INS विक्रांत के नाम पे रखा गया है। INS विक्रांत वही जो 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस युद्ध में INS विक्रांत ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये जो युद्ध था वो काफ़ी ज़्यादा निर्णायक युद्ध था, जिसने पाकिस्तान की सेना की गरिमा को चकनाचूर कर दिया। और साथ ही साथ वहां पे देखा जाए इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश का उदय हुआ था। इसी युद्ध में विक्रांत ने अपने INS विक्रांत ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके सम्मान में जो नया जो स्वदेशी विमान वाहक जहाज बना, उसके सम्मान में विक्रांत नाम रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये नौसेना में जो शामिल हुआ, तो इससे जो नौसेना है, भारतीय नौसेना के हिंद महासागर में देखा जाए सैन्य मौजूदगी को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और जिस तरीके से हिंद महासागर में चीन की जो शक्ति है, चीन जो अपनी बढ़त को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, उसमें ये बहुत बड़ा काउंटर का काम करेगी। ठीक है, INS विक्रांत, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है INS राजपूत सेवा मुक्त। ठीक है, तो एक INS राजपूत जो जहाज थी वो सेवा मुक्त हो गई, इसलिए आपको जानना चाहिए। तो भारतीय नौसेना ने पहले विध्वंसक डिस्ट्रॉयर पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया है। ठीक है, और ये देखा जाए ये जो INS जो है राजपूत थी, इसको हम लोगों ने उस समय जब ये आई थी, कब ये इसको शामिल किया गया था? 1980 में किया गया था। तो इस समय इसमें हम लोगों ने USSR से, भारत सरकार ने इसको लिया था। तो तत्कालीन USSR जो कि वर्तमान यूक्रेन 1992 में ये विकसित हो गया था। ठीक है, तो द्वारा निर्मित INS राजपूत को विशाखापत्तनम स्थित नौसैनिक युद्धपोत में कार्यमुक्त किया गया। ठीक है, तो वह विशाखापत्तनम स्थित, इसको वहीं पे रख दिया गया है। अब इसको पूरी तरीके से कार्यमुक्त कर दिया गया है। चूँकि अगर हम बात करें INS राजपूत की, तो ये देखा जाए इसका जो, चूँकि हम लोगों ने उस समय USSR से लिया था, तो इसका जो मूल नाम है, रूसी नाम है, उसका नाम है नोदजनी। ठीक है, और इसको 4 मई 1980 को भारतीय सेना के राजपूत श्रेणी के प्रमुख विध्वंसक पोत के रूप में तैनात किया गया था। ठीक है, तो अपने 41 वर्षों के सेवा प्रदान करने के बाद INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहाँ से लिया ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है राफेल विमान, बहुत इंपॉर्टेंट है। राफेल विमान की बात करें फ्रेंड, तो राफेल है जो कि राफेल फ्रांस का डबल इंजन वाला और मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांस की
दसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, राफेल विमान किस देश से संबंधित है, ये फ्रांस से संबंधित है और फ्रांस की किस कंपनी के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है, दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें, इसकी खासियत के बारे में, तो यह जो है, यह विमान जो राफेल विमान है वह एक 4.5 जनरेशन वाला एक लड़ाकू विमान है, जिसमें देखिए कौन कौन सी जो है जो टेक्नोलॉजी, जो प्रणाली है, जो सिस्टम है वो मौजूद है। तो इसमें मौजूदा मिट्योर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और मिका मिसाइल प्रणाली से इसे सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो बना देती है। ठीक है, तो ये जो मिसाइल जिसके राफेल के बारे में बात करें, जैसे कि स्कैल्प क्रूज मिसाइल है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ जो राफेल विमान है यो हवा में देखा जाए तो 500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम हो जाता है। इसी के साथ साथ अन्य अगर इसकी खासियतों की बात करें तो यह जो है राफेल विमान यह जमीन और समुद्री हमला करने में सक्षम है, हवा से हवा में और हवा से जमीन पर भी हमला करने में सक्षम है। ठीक है, इसके बारे में आप पिक यहाँ पे देख सकते हैं, ये राफेल विमान की फोटो है। क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये चर्चा का कारण क्यों है, तो देखा जाए भारत ने फ्रांस के साथ जो है वर्ष 2016 में 36 लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अभी हाल ही में देखा जाए फ्रांस ने विमानों की एक बैच जो है वो भारत को सौंपी है, जिसके साथ अब भारत में आने वाले कुल राफेल विमानों की संख्या कितनी हो गई है, 26 हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, राफेल विमान का समझौता जो किया गया है वो हमने फ्रांस के साथ किया है और राफेल विमान को किस कंपनी ने बनाया, जो फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब जैसे S-400 हम रसिया से ले रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रूस से हम S-400 ले रहे हैं, मिसाइल है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, S-400, ठीक है, ये चीज़ रसिया के साथ है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं किस देश से हम ले रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है हमारा अस्मी स्वदेशी पिस्तौल। ठीक है, ये पिस्तौल है, जैसा कि आप देख रहे हैं अस्मी स्वदेशी पिस्तौल, ये हमारे लिए जानना पूछ सकता है अस्मी क्या है रक्षा के क्षेत्र में। तो एक पिस्तौल है, किसके द्वारा विकसित किया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय थल सेना के इनोवेशन डिस्प्ले इवेंट में प्रदर्शित अस्मी एक पिस्तौल है। तो ये भारतीय सेना के द्वारा एक डिस्प्ले इवेंट कराया गया था, इनोवेशन डिस्प्ले इवेंट, उसमें जो है अस्मी पिस्तौल की प्रदर्शनी लगाई गई थी। और यह देखा जाए इस अस्मी पिस्तौल की बात है, जो कि एक स्वदेशी पिस्तौल है, यह भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को इन्फेंट्री स्कूल महू तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना, और देखा जाए तो इन्हीं के द्वारा आर्मामेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पूरे द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया। तो ओवरऑल देखें तो इस जो अस्मी पिस्तौल है उसको DRDO और भारतीय सेना के द्वारा जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और ये इसकी जो क्षमता के बारे में बात करें तो यह 100 मीटर की दूरी तक स्थित लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अस्मी जो कि स्वदेशी पिस्तौल है उसको DRDO के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की जो प्रयोगशाला है आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना के द्वारा जो पुणे स्थित है उसके द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। किसके सहयोग से, आपका देखा जाए तो भारतीय सेना, जिसको इन्फेंट्री स्कूल महू के सहयोग से। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा अभ्यास। अभ्यास यानी कि ये नहीं कि जो आप अभ्यास कर रहे हैं युद्ध अभ्यास, वो नहीं है, ये एक ड्रोन है। ठीक है, अगर ये जो अभ्यास पूछे कि ड्रोन है और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, जो अभ्यास है ये DRDO द्वारा विकसित अभ्यास है, जो कि हाई स्पीड देखा जाए तो एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है, हीट एक ड्रोन है। तो ये अभ्यास क्या है, DRDO द्वारा विकसित अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट एक ड्रोन है, जिसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो अभ्यास क्या है, अभ्यास जो ड्रोन है उसकी मदद से विभिन्न मिसाइलों और हवा में जो मार करने वाले हथियारों का परीक्षण किया जा सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल देखा जाए या फिर विमानों का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों का इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। और यहाँ पे देखा जाए जो DRDO द्वारा अभ्यास का उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो DRDO के द्वारा जो इस ड्रोन को विकसित किया गया है और इस ड्रोन की खासियत जो है जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा आकाश प्राइम मिसाइल।
आकाश मिसाइल के बारे में आप जानते ही होंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा जो है जितनी मिसाइलें हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, उसमें अत्याधुनिक तकनीकी को लेस किया जा रहा है। बस जो समय की डिमांड है, जो समय के अनुरूप जो है हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको बनाया जा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ मिसाइलों का जो है उन कुछ मिसाइलों में नई अत्याधुनिक तकनीकी को शामिल करने की वजह से उनको हम क्या कह रहे हैं, प्राइम मिसाइल। तो अभी हाल ही में आकाश का प्राइम मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या है कि जो आकाश, जो हम पहले से ही जो बात करते हैं आकाश की, तो आकाश प्राइम में जो है कुछ सुधार किए गए हैं। आकाश में कुछ सुधार करने के साथ इनको जो है सामने लाया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसे क्या कहा गया है, आकाश प्राइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह देखा जाए यह आकाश जो है यह मौजूदा आकाश प्रणाली की तुलना में बेहतर सटीकता से स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जिस लक्ष्य पर मिसाइल दागी गई है वहीं पहुंचे। ठीक है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस है। और यहाँ पे देखा जाए इस मिसाइल में जो नई जो प्रणाली शामिल की गई है वो इसको अपने लक्ष्य को भेदने में और अधिक जो है वो सक्षम बनाती है। ठीक है, और भी अगर हम बात करें जो आकाश प्राइम में जो अन्य सुधार किए गए हैं फ्रेंड, उसमें ये सुधार किया गया है कि जब उच्च ऊंचाई पर कम तापमान, आपको पता ही है जैसे जैसे जो है आप ऊंचाई पर जाते हैं तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। तो जैसे जैसे ये मिसाइल जो है ऊंचाई पे जाएगी और तापमान कम होगा, तो कम तापमान में भी जो इसका प्रदर्शन होगा वो काफ़ी विश्वसनीय होगा। तो कम तापमान में भी ये प्रदर्शन करने में, विश्वसनीय प्रदर्शन करने में आकाश प्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्षम होगी। और जो इसके पहले की जो फ्रेंड आकाश मिसाइल थी, जो भारत की पहली आकाश मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश। ठीक है, जो कि कई दिशाओं में कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती थी। और इसी का प्राइम है जो DRDO के द्वारा, जिसका देखा जाए तो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कहाँ पे किया गया है, एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड। अब देख लीजिए अग्नि। इसको समझने से पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए। देखिए एक प्रोग्राम था, एक कार्यक्रम था, जो कि अगर आपने नाम सुना ही होगा, एक कार्यक्रम था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। थोड़ा इसको समझ लेंगे, फटाफट चीजें समझ लेंगे फ्रेंड। ये कार्यक्रम है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का विचार किसका था, हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, उनका ये विचार था। इस जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन जिसे कहते हैं हम, APJ अब्दुल कलाम का ये विचार था, जिसका उद्देश्य क्या था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता हासिल कराना। ठीक है, इस कार्यक्रम को भारत सरकार के द्वारा 1983 में अनुमोदित किया गया और वर्ष 2012 में इस कार्यक्रम को पूरा किया गया। इस कार्यक्रम के तहत, किस कार्यक्रम के तहत, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइलें विकसित की गई, जिनको हम क्या कह सकते हैं, इन शॉर्ट में कह सकते हैं पटना। पटना यानी कि P यानी कि पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी सतह से सतह में मार करने वाली। अग्नि जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो भी सतह से सतह में मार करने में सक्षम। T से त्रिशूल, सतह से आकाश। वहीं देखा जाए N से नाग, जो कि तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल थी। और अभी जस्ट हम लोगों ने जो आकाश पढ़ा है वो भी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित एक मिसाइल है, जिसका हम लोगों ने प्राइम वर्जन अभी देखा। तो पटना यानी कि आकाश भी था, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम थी। तो अब हमने देख रहे हैं कि ये जो इस कार्यक्रम के दौरान जो 5 मिसाइलें विकसित की गई, उनको अपग्रेड किया जा रहा है, उनको अत्याधुनिक तकनीकी से क्या किया जा रहा है, लेस किया जा रहा है। तो हम लोगों ने आकाश देख लिया, अब हम लोग देखेंगे अग्नि। ठीक है, अग्नि प्राइम मिसाइल, जो कि अग्नि P, इन शॉर्ट अग्नि P। तो अब देखते हैं अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा उड़ीसा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता युक्त मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ से किया गया, उड़ीसा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ये नई पीढ़ी की
परमाणु क्षमता युक्त न्यूक्लियर कैपेबल मध्यम दूरी की, ठीक है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि पी। तो यहाँ पे हम देखें जो अग्नि प्राइम है मिसाइल जो है अग्नि क्लास की न्यू जनरेशन वाली एडवांस मिसाइल है, और अग्नि प्राइम जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर बम को ले जाने में भी सक्षम है। अग्नि पी जो है अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का अत्याधुनिक संस्करण है। और यहाँ पे बात करें इसकी क्षमता के बारे में तो यह जो है इसकी मारक क्षमता वो 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक है, ठीक है। यह है, देख लीजिए, अग्नि प्राइम का जो परीक्षण किया गया था उड़ीसा के बालासोर द्वीप पे जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, वो इसकी एक तस्वीर यहाँ पे साझा की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। भारत द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है। हाइपरसोनिक हथियार या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा जो हथियार होते हैं, जो ध्वनि की गति से जो 5 गुना ज़्यादा स्पीड में चलने वाले हथियार, यानी कि जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल या हाइपरसोनिक हथियार कहते हैं, ठीक है। हाइपरसोनिक जो हथियार होते हैं उनकी खासियत होती है कि यह कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, आसानी से किसी टारगेट का पीछा कर सकते हैं। मान लीजिए टारगेट है, इसके पीछे लगे हुए हैं, तो ये अच्छा बहुत आसान, बहुत ईजिली है ये टारगेट का पीछा करते हैं, और ये यानी कि यह पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त करते हैं। कोई टारगेट है उसका पीछा कर करके भी अपने निशाने को ये क्या करते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, उस टारगेट को ये ध्वस्त करते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल की ये खासियत है। तो भारत के भी पास इस तरह की टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका परीक्षण भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो देखते हैं, भारत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा उड़ीसा के व्हीलर द्वीप, जिसे हम अभी किस नाम से जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं, तो व्हीलर द्वीप स्थित प्रक्षेपण केंद्र से हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया है। और इसी सफल परीक्षण के साथ भारत जो है, इस परीक्षण के बाद भारत रूस, अमेरिका, चीन के बाद इस तरह की प्रणाली वाला चौथा देश बन गया है। तो हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ भारत जो है इस तरह की प्रणाली में सक्षम, इस तरह के सिस्टम को जो देश हमारे देश में शामिल किया गया है, हमारे डिफेंस में शामिल किया गया है, इस तरह का शामिल करने वाले उपकरण जो है भारत दुनिया का इस तरह का चौथा देश बन गया है। अन्य देश जो है वो रूस है, अमेरिका है और चीन। तो इन्हीं 3 देशों के पास इस तरह का सिस्टम था, और भारत ने अभी हाल ही में जो परीक्षण किया हाइपरसोनिक मिसाइल का, इसके साथ भारत जो है चौथा देश बन गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, रुद्रम विकिरण रोधी स्वदेशी मिसाइल। विकिरण रोधी क्या है, आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले चूंकि हमारे देश में जो है रुद्रम जो है, जो कि एक विकिरण रोधी मिसाइल है, तो विकिरण रोधी आप इसकी पिक देख सकते हैं। तो विकिरण रोधी जो मिसाइलें वो होती हैं जिन्हें तैयार ही किया जाता है कि वो दुश्मन की किसी संचार प्रणाली, ठीक है, संचार प्रणाली को ध्वस्त कर सकें। तो इन मिसाइलों में सेंसर लगे होते हैं। किन मिसाइलों में, जो विकिरण रोधी मिसाइलें होती हैं उनमें सेंसर लगे होते हैं, और ये सेंसर क्या करते हैं, जो विकिरण के स्रोत हैं, यानी कि जो रेडिएशन, जब हम कम्युनिकेट करेंगे, दुश्मन के जहाज हैं, 2 जहाज जुड़ रहे हैं, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन इसका चल रहा है, तो वो कम्युनिकेशन तो किसी रेडिएशन से होगा ना, तो वो जो रेडिएशन सोर्स है ना, उनको ढूंढ लेते हैं। कौन, ये जो विकिरण रोधी जो जहाज हैं उनको वो ढूंढ लेंगे, और उनके पास जाके ये मिसाइल क्या होते हैं, फट जाते हैं, और जिससे क्या होता है, वो जो कम्युनिकेशन है, जो रेडिएशन है, वो क्या होगा, वो विकिरण नष्ट हो जाएगा, और दुश्मन देश के जो है आपस में कम्युनिकेशन क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से हम उनकी ताकत को क्या कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। तो यह मिसाइल जो है वो दुश्मन के रडार, जो जैमर्स होते हैं, और यहाँ तक कि जो उनकी बातचीत करने में जो इस्तेमाल किए में जो रेडियो होते हैं उनको निशाना बनाते हैं, उनको ध्वस्त करते हैं, और इस तरीके से दुश्मन को वो कमजोर करते हैं। इस तरह का सिस्टम जो है हमारे डिफेंस में शामिल किया गया, जिसका नाम है रुद्रम, ठीक है। तो रुद्रम क्या है, एक विकिरण रोधी स्वदेशी मिसाइल है, जिसको विकसित किसके द्वारा और डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा डिजाइन और विकसित पहली स्वदेशी नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल है। कौन, रुद्रम। DRDO ने उड़ीसा तट के निकट स्थित व्हीलर द्वीप यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से
इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इस मिसाइल को जो दागा गया था वो किससे दागा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सुखोई है और ये आपकी मिसाइल रुद्रम है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से इसे क्या किया गया है, दागा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से रुद्रम की खासियतों में हम देखें तो ये निशाना लगाने में इसको महारत हासिल है। ये क्या करती है कि ये खास खोजी प्रणाली इसमें लगाई गई, ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है जो कि दुश्मनों की निगरानी, दुश्मनों के जो निगरानी रडार है, जो ट्रैकिंग है, जो संचार, उनको आसानी से निशाना बना करके उनको ये ध्वस्त कर देती है रुद्रम। अगला है हमारा स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेला देख लेते हैं। एक पनडुब्बी है, इसके बारे में हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में भी डिस्कस किया था। तो इसके बारे में देखें तो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड जो कि फ्रेंड मुंबई में है, तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाई गई चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला भारतीय नौसेना को सौंप दी है। तो प्रोजेक्ट 75 ध्यान रखिएगा, तो यानी कि ये चौथी है। तो जो 3 अन्य थी वो थी एक INS करंज है, ठीक है, जो सौंप दी गई है, INS कलवरी है, ठीक है, और चौथा INS खंडेरी है, ठीक है, इनको सौंपा गया है, और चौथी जो है वेला बन गई है। INS वेला स्टेल्थ और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन समेत कई तरह की तकनीकों से लैस है, जिससे यह पता लगाना दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा कि जिसका इसके बारे में नहीं पता लगा जा सकता है, और यह जो है टारपीडो और लॉन्च एंटी शिप मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। तो ये बड़े आसानी से दुश्मनों को जो है चकमा दे सकती है, बड़े आसानी से उनकी नज़र से बच के निकल सकती है, और इसके बारे में पता लगाना दुश्मन देश के लिए आसान नहीं होगा, जो इसके अंदर जो तकनीकें लगाई गई हैं। बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 75 फ्रेंड। प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियाँ बननी हैं, और इन पनडुब्बियों का निर्माण देखिए किसके द्वारा किया जा रहा है, फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में किया जा रहा है, जिसमें से 4 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है, और हाल ही में वेला से पहले देखा जाए तो मार्च 2021 में प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित तीसरी स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी INS करंज को भी नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में कमीशन किया गया था, और ये है INS वेला। ठीक है, तो इस तरीके से INS वेला का मकसद क्या है, इसको शामिल करने का, सामरिक रूप से जितने भी महत्वपूर्ण जो समुद्री क्षेत्र हैं, समुद्री क्षेत्र में भारत की रक्षा और सुरक्षा क्षमता को बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य है। और अंत में चलेंगे हम भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर नौसेना है। ठीक है, भारतीय सेना। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो ये बताया गया है कि भारत दुनिया की सैन्य शक्ति के मामले में चौथे स्थान पे, कौन सी रिपोर्ट के, जो मिलिट्री डायरेक्टर के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। चूंकि चौथे स्थान पे, तो पहले स्थान पे देख लीजिए रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास दुनिया की सबसे मौजूद सैन्य शक्ति है। फिर देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका के पास जो है 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे, वहीं देखा जाए 69 अंकों के साथ जो है रूस तीसरे स्थान पे। तो सैन्य ताकत के मामले में चीन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, फिर अमेरिका है, फिर रूस है, और फिर चौथे नंबर पे भारतीय सेना जो है वो सैन्य ताकत के मामले में सबसे ज़्यादा जो है वो मजबूत है, चौथे नंबर पे है। 5वें स्थान पे देख लीजिए फ्रांस है 58 अंकों के साथ। वहीं अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो वो देख लीजिए 9वें स्थान पे है 43 अंकों के साथ। तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा जो डिफेंस से संबंधित जितने टेक्नोलॉजी थी, और जो कुछ इंपॉर्टेंट जो लगा था उसी को इसमें शामिल किया गया है। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, हम ये मान के चलेंगे कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम मिलिट्री अभ्यास से। ठीक है, तो जितने भी प्रमुख युद्धाभ्यास रहे हैं जो भारत ने विभिन्न देशों के साथ किया है, हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इसमें हम डायरेक्ट प्रश्न यही बनता है कि कौन सी एक्सरसाइज थी, किस देशों के बीच में, कौन सा संस्करण था और किस जगह पे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे आइसेनडेक्स देखेंगे। आइसेनडेक्स का जो चौथा संस्करण था वो किसके बीच में हुआ है, वो हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ, इसका आयोजन स्थल हुआ है, वो हुआ है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया अभ्यास क्षेत्र में ये किया गया। ठीक है, तो आइसेनडेक्स जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच में हुआ है, अभी हाल ही में अक्टूबर में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा अजय वॉरियर। ठीक है, तो अजय वॉरियर जो होता है भारत का, जो होता है वो भारत और इंग्लैंड की सेनाओं के बीच में किया जाता है इस युद्धाभ्यास का आयोजन अजय वॉरियर। और ये कहाँ पे किया गया है, ये चौबाटिया जो कि उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों में इस अभ्यास का आयोजन किया गया है, चौबाटिया उत्तराखंड की। ठीक है, तो अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा जिमैक्स। ठीक है, तो जिमैक्स जो है आप जैसा कि देख ले सकते हैं, इसको जिमैक्स लिखेंगे तो भारत और इंडिया।
तो जीमैक्स जो है वो किया गया, इसका 2021 से 5वां संस्करण था, और ये कहाँ किसके किसके बीच में हुआ? भारत और जापान की नौसेना के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अरब सागर में। हिंद महासागर का भाग अरब सागर में जीमैक्स का जीमैक्स 2021 जो कि 5वां संस्करण था, वो भारतीय सेना और जापान की नौसेना के बीच में हुआ है। अगला है हमारा मित्र शक्ति, जो कि 8वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अचारा में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ मित्र शक्ति? ये भारत और श्रीलंका की थल सेना के बीच में हुआ है मित्र शक्ति। कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। अगला है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति का 3रा संस्करण हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सुंडा जलडमरू में हुआ है, जलडमरू मध्य में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है समुद्र शक्ति? ये हुआ है भारत और इंडोनेशिया नौसेना के बीच में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, नौसेनाओं के बीच में। अगला है सूर्य किरण। सूर्य किरण 2021 का 15वां संस्करण था। किसके किसके बीच हुआ है? भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, अभी बहुत से बच्चे आएंगे और ये कहेंगे कि मैम पीपीटी रीड करिए। भाई प्रश्न जो बनता है वही काम करेंगे, एक्स्ट्रा हमारे लिए नहीं। हम इसको हटा करके एक्स्ट्रा कुछ बोलेंगे कि आपके सामने ये इमेज नहीं रहेगी और मैं फिर बोल रही हूँ और आपको लगेगा ओ मैम तो पीपीटी रीड नहीं करती है, ऐसा नहीं होगा। पॉइंट जो है वही यही है, यहीं से प्रश्न बनता है। इससे ज़्यादा आपको मैंने पहले कहा पीएचडी आप मत करिए, आपका ही समय बर्बाद होगा और मैं नहीं चाहती कि किसी का भी समय बर्बाद हो जाए, इवन मेरा भी समय नहीं बर्बाद होना चाहिए। इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ, क्विक रिवीजन कर लो। ठीक है, शेयर डेस्टिनी 2021 का जो होगा, जो हुआ है वो देखिए, शेयर डेस्टिनी जो हुआ है, साझा जो भविष्य हुआ है वो देखा जाए तो चीन, मंगोलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान। तो शेयर डेस्टिनी में देखा जाए 4 देश शामिल थे, चीन, मंगोलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान के बीच में। कहाँ पे हुआ? चीन के मध्य हैनान प्रांत में। ठीक है, चीन के मध्य हैनान प्रांत में हुआ। अगला है सिम्बैक्स। ठीक है, सिम्बैक्स नाम से ही पता चल रहा है सिंगापुर और देखा जाए तो इंडिया के बीच में हुआ है। ये 28वां संस्करण था, यहाँ पे देखिए गलत लिखा है, 28वां संस्करण था, भारतीय और सिंगापुर की सेना के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ये दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर हुआ है। ठीक है, जयपेड़ हुआ है जो कि 2021 में हुआ है। किन किन देशों के बीच में? भारत और रूस सहित कुल 17 देश इसमें शामिल थे। कहाँ पे हुआ है? निजहनी में हुआ है, रूस में हुआ है। ठीक है, इसको 2-4 बार पढ़ेंगे ना, अपने आप एक्सरसाइज से संबंधित प्रश्नों को आप लगा लेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज इंद्र हुआ है। एक्सरसाइज इंद्र जो हुआ है वो भारत और रूस के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दक्षिण रूस के देखा जाए तो वोल्गोग्राड क्षेत्र के मोडोबोई अभ्यास रेंज में हुआ है। ठीक है, तो दक्षिणी रूस में हुआ है एक्सरसाइज इंद्र। इंद्र यानी कि आप इसको देख सकते हैं इंद्र, इंडिया और देखा जाए रसिया। ठीक है, इंद्र। अगला है हमारा कैटलेस या फिर इसको कैटलास एक्सप्रेस भी कहते हैं, जो कि 26 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त के बीच में हुआ। ये 12 अफ्रीकी देशों के बीच में ये जो हुआ है एक्सरसाइज हुआ है, अभ्यास हुआ है। ये 12 अफ्रीकी जो देश हैं, जिसमें देखा जाए 12 अफ्रीकी देश थे और साथ ही साथ देखा जाए तो यूएस, यूके, भारत और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ड्रग्स एवं क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय इंटरपोल, यूरोपीय यूनियन नेवल फोर्स की भागीदारी से जो है एक्सरसाइज किया गया है। ये जो लोग शामिल थे भारतीय, अफ्रीकी देश और यूएस, यूके, भारत और विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे जिनका नाम यहाँ पे लिया गया। कहाँ पे हुआ? ये अफ्रीका के पूर्वी तट जो है मोम्बासा में इसका आयोजन किया गया है, कटलेंस का। ठीक है, अगला है हमारा हैंड इन हैंड। ठीक है, ये भारत और चीन के साथ है, नाम के ठीक अपोजिट, ये कभी हाथ में हाथ नहीं डाल सकता। ठीक है, ये हमेशा ही इसकी हरकतें अजीब रही हैं भारत और चीन। तो हैंड इन हैंड जो हुआ है ये भारत और चीन के बीच में हुआ है। फ्रेंड ये दिसंबर 2000 होना चाहिए था, अभी दिसंबर 2021 ये होने वाला है। ठीक है, तो ये मेघालय और थल सेना, मेघालय में होगा, थल सेना की एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड। ठीक है, मालाबार है, ये अगस्त 2021 में हुआ है, 25वां संस्करण था मालाबार। पहले फ्रेंड मालाबार जो होता तो वो भारत और अमेरिका के बीच में होता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे जापान शामिल हुआ, फिर इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। तो वर्तमान में देखा जाए तो ये भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच में ये हुआ है, अगस्त 2021 में हुआ है मालाबार का 25वां संस्करण। कहाँ पे हुआ है? गुआम तट, गुआम अमेरिका में। ठीक है, अगला है जैर अल बहर, ये दूसरा संस्करण था इसलिए इंपॉर्टेंट होता रहता है। जैर अल बहर कहाँ पे, किसकी नौसेना के बीच में? भारत और कतर की नौसेना के बीच में। कहाँ हुआ है? फारस की खाड़ी में हुआ है। ठीक है, मैप खोलिएगा और ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, फारस की खाड़ी कहाँ है, रेड सी कहाँ पे है, फारस की खाड़ी से कौन कौन से देश लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपके लिए ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
अगला है कॉनकन शक्ति। कॉनकन शक्ति जो हुआ है वो भारत और यूके की नौसेना के बीच यानी कि यूनाइटेड किंगडम की नौसेना के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अरब सागर के कॉनकन तट में हुआ है। ठीक है, तो कॉनकन शक्ति भारत और यूके नौसेना। कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि फरवरी में हुआ था। कॉर्पेट जो है वो किसके, देखिए कॉर्पेट है, कॉनकन है। कॉर्पेट जो हुआ था भारतीय और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अरब सागर में हुआ था। एक देखिए इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास है जिसका 21वां संस्करण हुआ था। और ये देखा जाए इंडो थाई जो है थाईलैंड से ही है, समझ में आ गया होगा। भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच में वो कहाँ पे हुआ था? अंडमान सागर में हुआ था। ठीक है, अगला है हमारा इन ईयू नेफोर अभ्यास। ठीक है, इन ईयू या फिर IN कर सकते हैं। ठीक है, इन ईयू नेफ्योर युद्धाभ्यास जो हुआ है वो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अंडमान की खाड़ी में हुआ है। ठीक है, डेजर्ट नाइट 2021 ये पहला था इसलिए स्टार बना लीजिएगा। डेजर्ट नाइट जो हुआ है वो भारत और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में हुआ है और डेजर्ट नाइट का ये पहला संस्करण आयोजन किया गया था जनवरी 2021 में भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में। कहाँ पे? जोधपुर, ये स्टार है। ठीक है, अगला है हमारा एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6। ठीक है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 से संबंधित अगर जो एक्सरसाइज हुई है ये किनके बीच में हुई है? संयुक्त अरब अमीरात, भारत, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात UAE में हुआ है। ठीक है, दुस्तलिक 2 हुआ है, तो दुस्तलिक 2 किसके बीच में हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ है? रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प जिसे हम पासेक्स कहते हैं और देखा जाए किसके बीच में हुआ है? भारत और बहरीन की नौसेना के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ है? फारस की खाड़ी में। ठीक है, दुस्तलिक किसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। कहाँ हुआ है? रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है। वही बात करें ऑपरेशन संकल्प जो कि हम पासेक्स के नाम से जानते हैं, ऑपरेशन संकल्प भारत और बहरीन की नौसेना के बीच में फारस की खाड़ी में हुआ है। 19वां संस्करण हुआ था वरुण एक्सरसाइज का, वरुण अभ्यास का। किसके बीच? वरुण देखा जाए तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और अभी हम लोगों ने क्या देखा? डेजर्ट नाइट भी भारत और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में हुआ था। और ये देखा जाए भारत और फ्रांस के बीच में वरुण भी अभ्यास होता है। ये 19वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ है? अरब सागर में हुआ है। खंजर जो था 8वां संस्करण था। खंजर किसके बीच में? भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ? बिस्केक में। ठीक है, बिस्केक में हुआ है। किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक में आयोजन किया गया खंजर युद्धाभ्यास का जो कि 8वां संस्करण था। किसके? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखा जाए नया है शांतिर उग्र सेना। ठीक है, तो शांतिर उग्र सेना जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में इस अभ्यास को आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बांग्लादेश में किया गया है। ठीक है, पैसेज एक्सरसाइज 2021 हुआ है। किन के बीच में हुआ है पैसेज एक्सरसाइज? अभी देखा हम लोगों ने, तो ये देखा जाए पैसेज एक्सरसाइज जो है वो भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अरब सागर में हुआ है। ठीक है, एनफैक्स जो है ये भारतीय सेना के तीनों सेना यानी कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों ही सेनाओं ने आपस में एक्सरसाइज किया जिसका नाम है एनफैक्स है। और ये कहाँ पे किया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास किया। ठीक है, युद्धाभ्यास 20। ठीक है, 20वां संस्करण था। कहाँ पे? किसके? युद्धाभ्यास जो होता है वो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। कहाँ पे किया गया? बीकानेर। ठीक है, राजस्थान में। मिलन हुआ है, मिलन एक्सरसाइज भारत सहित 40 देशों में हुआ है। मिलन एक्सरसाइज कहाँ पे किया गया? विशाखापट्टनम भारत में। ठीक है, मिलन को इसमें शामिल किया गया था। पहले ये अमेरिका द्वारा इन एक्सरसाइज को आयोजन किया जाता था, भारत भी इस बार शामिल किया गया है मिलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड अपने आप में। तो ये देखा जाए विशाखापट्टनम जो कि भारत में है, यहाँ पे किया गया है मिलन। 40 सहित देशों का है, भारत सहित 40 देशों का एक्सरसाइज थी। अगला है हमारा गरुड़ 6। ठीक है, जो कि जुलाई में हुआ। किनके? गरुड़ देखा जाए भारत और फ्रांस। देखिए हम लोगों ने क्या देखा? वरुण हो गया, गरुड़ हो गया, डेजर्ट, यहाँ पे देखा जाए डेजर्ट नाइट होगा। ये सब भारतीय सेना और जो फ्रांसीसी सेना के बीच में होता है। गरुड़ वरुड़ याद रखिएगा, ये दोनों जो है भारत और फ्रांस के बीच में है। और कहाँ पे किया गया? वायुसेना का था। ठीक है, अगला है हमारा भारत जर्मनी संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन। देखिए भारत और जर्मनी के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ है? अडन की खाड़ी में हुआ है। सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, अडन की खाड़ी क्या है, गल्फ की खाड़ी, ये सारी चीज़ें जो हम लोग अभी सारी चीज़ें देख रहे हैं, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, आपको पता होना चाहिए सब। ठीक है, तो भारत जर्मनी संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया भारत और जर्मनी अदन की खाड़ी में। साझा भाग्य, अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे बात किया ना, कॉमन डेस्टिनेशन। ठीक है, यही साझा भाग्य है, साझा भविष्य साझा भाग्य जो कॉमन डेस्टिनेशन था
वही है ये, फिर से इसको रिपीट हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम फिर से रिपीट करेंगे, हम फिर से पढ़ेंगे, हम अच्छे से एग्जाम दे करके आएंगे। जितनी बार रिपीटेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। तो साझा भाग्य जो है वो चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? चीन में हुआ है। ठीक है, साझा भाग्य या फिर कॉमन डेस्टिनी। अगला है हमारा जायद तलवार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत और यूएई नौसेना के बीच में कहाँ पे हुआ है? यूएई की राजधानी अबू धाबी में हुआ है जायद तलवार। ठीक है, अल मोहम्मद अल हिंदी जो कि पहला था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल मोहम्मद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच में हुआ है। कहाँ पे? और सऊदी अरब में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत और सऊदी अरब की नौसेनाओं ने एक्सरसाइज किया पहला, जिसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंदी। ठीक है, सऊदी अरब में। अगला है व्रज प्रहार। व्रज प्रहार का 11वां संस्करण था। व्रज प्रहार जो आयोजित किया जाता है भारत और अमेरिकी थल सेना के बीच में होता है। इस युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? इस बार बकलो हिमाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, अगला है ला पिरोज। ला पिरोज जो था वो भारत, फ्रांस, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया, जापान नौसेना के बीच में हुआ था। ला पिरोज कहाँ पे हुआ था? ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था। ट्रोपेक्स देखा जाए, ट्रोपेक्स हो गया, ये भी भारत की तीनों सेना यानी कि तीनों थल, जल और वायु सेना के बीच में हुआ है। ट्रोपेक्स कहाँ पे? हिंद महासागर में। वहीं सी विजिल, सी विजिल से ही पता चल रहा है कि तट रक्षा को बढ़ावा देने, तट रक्षा को मजबूत करने के लिए भारत की तीनों सेनाओं ने आपस में जो अभ्यास किया उसका नाम सी विजिल है, और तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। कवच है, कवच जो है ये भी भारत की तीनों सेनाओं के बीच में किया गया कवच, जो कि अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में था। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा डिफेंस से संबंधित जो भी चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कार्य किया गया, हमने उन कुछ मिसाइलों को देखा, कुछ एक पिस्तौल जिसमें असमी पिस्तौल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, और मैंने आपको पहले ही कहा था इसमें मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगी, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को ही देखूँगी। ठीक है, बाकी आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में देखा जाए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम। अगर आपको लिंक को क्लिक करने में कोई समस्या आ रही तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइए और डिकोड एग्जाम को सर्च करिए। डिकोड एग्जाम को सर्च करिए, फिर उसको ज्वाइन करिए, और फिर उसके बाद वहाँ पे डेली करंट अफेयर से संबंधित जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं उसकी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होगी। आप वहाँ पे डाउनलोड करके उसको फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें फ्रेंड, और अगर कोई चीज़ समस्या आ रही है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए मोटिवेशन का वो कारण बनेगा। तो आपकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं, और हम लोग जितना मोटिवेट रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का आपके लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर तब तक के लिए बाय फ्रेंड, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।